हेलो दोस्तों, मैं खुशी आप सभी दोस्तों का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल के एजुकेशन पर। वन लाइनर क्वेश्चन का आज 21वां वीडियो है। इससे पहले 20 वीडियो अपलोड किया जा चुका है। आई होप आप लोगों ने उसे जरूर देख लिया होगा। अगर नहीं देखे होंगे तो प्लीज 1 से लेकर टोटल वीडियो देख लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम का डेट आना स्टार्ट हो गया। जैसे कि बीएसएससी का डेट आ गया है कुछ टाइम, अब दरोगा का भी नोटिस आ ही गया है, उसका भी निकल जाएगा। तो फिर एग्जाम के टाइम में बहुत ज्यादा प्रेशर हो जाएगा। और जीके जीएस तो हर एग्जाम के लिए रामबाण साबित होता ही होता है, क्योंकि ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है जिसमें जीके जीएस से संबंधित क्वेश्चन ना आता हो। बीएसएससी में अलग की बात है कि मैथ और रीजनिंग है, लेकिन जीके जीएस का भी वेटेज काफी है, तो आप इसे इग्नोर नहीं कर सकते। अगर आप लोगों का डिमांड हो तो मैं करेंट अफेयर का क्लास भी स्टार्ट कर दूंगी, ठीक है। तो आइए देर न करते हुए आज का पहला क्वेश्चन प्रारंभ करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है? आज का पहला क्वेश्चन है कि प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। तो प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण क्या है? झील। इसका मतलब कोई और भी तंत्र होता होगा। अगर पारिस्थितिकी तंत्र या पार्टिकुलर दिया तो इसका मतलब कृत्रिम झील, कृत्रिम भी होता होगा पारिस्थितिकी तंत्र। जी बिल्कुल होता है। दो तरह का होता है। कौन कौन सा? एक तो होता है प्राकृतिक, प्राकृतिक होता है, और एक होता है कृत्रिम। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर देख लीजिए, प्राकृतिक प्राकृतिक का एग्जाम्पल है झील। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या है? इसका एग्जाम्पल है झील। वहीं अगर हम कृत्रिम की बात करें तो कृत्रिम का एग्जाम्पल हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? इसका एग्जाम्पल हो जाएगा खेत। ठीक है, और क्या हो जाएगा? पार्क। क्या हो जाएगा? पार्क। और क्या हो जाएगा? बांध। ठीक है, ये सब कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का एग्जाम्पल है। क्योंकि देखिए, झील तो हम लोग नहीं बनाते हैं, वो तो नेचुरल तरीके से बनता है ना। लेकिन पार्क का निर्माण मानव द्वारा किया जाता है। बांध का निर्माण भी ना मानव द्वारा किया जाता है। खेत भी मानव द्वारा ही बनाया जाता है। खेत में जो उपजाया जाता है वो मानव द्वारा ही उपजाया जाता है ना। तो इस तरीके से आप उसे दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, आइए पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। इसी को इकोसिस्टम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे इकोसिस्टम कहा जाता है। इकोसिस्टम, अगर बोला जाए कि इकोसिस्टम टर्म किसने दिया है, टर्म किसके द्वारा दिया गया है? तो एजी टांसले के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया? इको सिस्टम टर्म किसके द्वारा दिया गया है? एजी टांसले के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? एजी टांसले के द्वारा। शायद लास्ट में नहीं दिख रहा होगा, दिख रहा होगा। अगर इकोसिस्टम की व्याख्या की बात की जाए कि व्याख्या किसके द्वारा किया गया है इकोसिस्टम का व्याख्या, तो व्याख्या किया गया है ओडोम के द्वारा। किसके द्वारा किया गया है? ओडोम के द्वारा किया गया है। ठीक है, तो अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि इकोसिस्टम टर्म किसने दिया है, तो इकोसिस्टम टर्म दिया गया है एजी टांसले के द्वारा। किसके द्वारा? एजी टांसले के द्वारा। इकोसिस्टम का व्याख्या किसके द्वारा किया गया है? तो इकोसिस्टम का व्याख्या किया गया है किसके द्वारा? ओडोम के द्वारा। किसके द्वारा? ओडोम के द्वारा। अगर इकोलॉजी की बात की जाए कि इकोलॉजी टर्म किसने दिया है, कौन सा? इकोलॉजी, इकोलॉजी टर्म किसने दिया है? तो इकोलॉजी टर्म दिया गया है रीटर के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया है? रीटर के द्वारा। अगर वहीं व्याख्या की बात की जाए कि व्याख्या किसके द्वारा किया गया इकोलॉजी का, इकोलॉजी का व्याख्या किया गया है किसके द्वारा किया गया है? हैकल के द्वारा। किसके द्वारा किया गया है? हैकल के द्वारा। तो एग्जाम में अगर आपसे पूछा जाए कि इकोलॉजी शब्द किसने दिया है, तो इकोलॉजी शब्द दिया है रीटर। इकोलॉजी का व्याख्या किसके द्वारा किया गया? इकोलॉजी का व्याख्या किया गया हैकल के द्वारा। किसके द्वारा किया गया? हैकल के द्वारा। इकोलॉजी का फादर किसे कहा जाता है? इकोलॉजी का फादर कहा जाता है हैकल को। सेम उसी तरह अगर आपसे पूछा जाए कि इकोसिस्टम का फादर किसे कहा जाता है, तो ओडोम को कहा जाता है। इकोसिस्टम का व्याख्या किसके द्वारा किया गया है? तो ओडोम के द्वारा किया गया है। इकोसिस्टम टर्म किसने दिया है? तो एजी टांसले ने दिया है। ठीक है, अगर इकोसिस्टम की बात किया जाए, इकोसिस्टम का घटक कितना होता है, तो इसको मिटा दूं क्या? अच्छा, एक दो एग्जाम्पल मिटा देते हैं। इसका घटक की बात की जाए तो इसका दो घटक होता है। कितना घटक होता है? इसका दो घटक होता है। ठीक है, एक मिनट। दो घटक होता है। कितना घटक होता है? दो। कौन कौन सा? जैविक घटक और अजैविक घटक। ठीक है, अजैविक घटक। जैविक घटक का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? तो जैविक घटक को हम तीन भागों में बांट सकते हैं। कितने भागों में? तीन भागों में। कौन कौन सा? एक तो हो जाएगा उत्पादक वर्ग। कौन सा? उत्पादक वर्ग हो जाएगा। दूसरा कौन सा हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा उपभोक्ता वर्ग।
उपभोक्ता वर्ग, और तीसरा कौन सा हो जाएगा, तो अपघटक वर्ग। कौन सा, अपघटक वर्ग। ठीक है, तो जैविक वर्ग के ये 3 हो जाएंगे। जैविक वर्ग को हम 3 भागों में बांट सकते हैं, उत्पादक वर्ग, उपभोक्ता वर्ग, अपघटक वर्ग। अगर वहीं अजैविक की बात की जाए कि अजैविक का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, तो अजैविक का एग्जाम्पल हो जाएगा तापमान, वायु, मिट्टी, ये अजैविक का है। प्रकाश, सूर्य का प्रकाश, ये सब सारे अजैविक के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या जीव है, नहीं ना, वायु में कोई जीव है नहीं, तापमान में नहीं, सूर्य के प्रकाश में नहीं, तो ये सारे अजैविक घटक के एग्जाम्पल हो जाएंगे। जबकि जैविक घटक के एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, जैविक घटक को हम 3 वर्गों में बांट सकते हैं। कौन कौन सा, उत्पादक वर्ग, उपभोक्ता वर्ग, अपघटक वर्ग। यहाँ उपभोक्ता वर्ग को भी हम 3 वर्गों में बांट सकते हैं। ठीक है, कौन कौन सा, शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी। कौन कौन से, शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी। हम लोग, मानव प्राणी किस वर्ग में आता है, तो मानव प्राणी वो सर्वाहारी में आता है, क्योंकि देखिए हम लोग नॉनवेज भी खा लेते हैं, वेज भी खा लेते हैं, इसलिए हम लोग सर्वाहारी के एग्जाम्पल हैं। शाकाहारी का एग्जाम्पल कौन सा है, तो शाकाहारी का एग्जाम्पल आप देख सकते हैं खरगोश को। क्या खरगोश नॉनवेज खाता है, नहीं खाता है। बकरी, ये सब सारा शाकाहारी का एग्जाम्पल है। ठीक है, अपघटक का एग्जाम्पल, तो अपघटक का एग्जाम्पल जीवाणु हो जाएगा, कवक हो जाएगा, ये सब अपघटक का एग्जाम्पल हो जाएगा। वहीं अगर उत्पादक की बात की जाए तो उत्पादक वर्ग का एग्जाम्पल हो जाएगा पेड़ पौधे। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, आप लोग नोट डाउन भी कर लिए होंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पराबैंगनी किरण किस प्रकार के कैंसर का कारण बनता है। तो पराबैंगनी किरण के कारण कौन सा कैंसर होता है, त्वचा कैंसर। कौन सा, त्वचा कैंसर या स्किन कैंसर। ठीक है, त्वचा कैंसर या स्किन कैंसर पराबैंगनी किरण के कारण होता है। आपसे पूछा जाएगा कि पराबैंगनी किरण को पृथ्वी पर अत्यधिक आने से कौन रोकता है, तो ओजोन लेयर। कौन सा, ओजोन लेयर रोकता है पराबैंगनी किरण को पृथ्वी पर आने से। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा कि ओजोन लेयर का इकाई क्या है, इसका यूनिट, यूनिट क्या है, तो इसका यूनिट हो जाएगा डॉप्सन। क्या है, डॉप्सन ओजोन परत का यूनिट है। ठीक है, डॉप्सन। अगर आपसे पूछा जाए कि ओजोन परत कौन सा मंडल में पाया जाता है, तो ओजोन परत जो है वो समताप मंडल में पाया जाता है। किस मंडल में, तो ये पाया जाता है समताप मंडल में। समताप मंडल में, हालांकि इसकी कुछ मात्रा इसका क्षोभ मंडल के अपर लेयर में पाया जाता है, लेकिन ये अत्यधिक ओजोन परत समताप मंडल में पाया जाता है, कुछ मात्रा केवल क्षोभ मंडल में पाया जाता है। ठीक है, तो आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है कि ओजोन लेयर किस परत में पाया जाता है, तो ओजोन लेयर जो है वो समताप मंडल में पाया जाता है। ठीक है, ओजोन परत का यूनिट क्या है, ओजोन परत को नापने का यूनिट क्या है, मतलब इकाई क्या है उसका, तो डॉप्सन है। क्या है, डॉप्सन है। एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, एग्जाम में कई बार पूछा भी जा चुका है कि ओजोन संरक्षण के लिए कौन सा प्रोटोकॉल हुआ था, तो ओजोन संरक्षण के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था। कौन सा प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है 2 प्रकार से। एक तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ था, तो ये हुआ था सन 1987 में। कब हुआ था, सन 1987 में। तो आपसे पहला क्वेश्चन तो ये पूछा जा सकता है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है, तो ओजोन संरक्षण से संबंधित है। किससे संबंधित है, ओजोन संरक्षण से संबंधित है। दूसरा क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ था, तो ये हुआ था सन 1987 में। कब हुआ था, सन 1987 में। तीसरा क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को लागू कब किया गया था, तो इसे लागू कब किया गया था, इसे लागू किया गया था 1 जनवरी 1989 में। कब लागू किया गया था, 1 जनवरी 1989 में लागू किया गया था। ठीक है, जबकि हुआ कब था, 1987 में, लेकिन लागू कब किया गया था, 1 जनवरी 1989 को। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है, तो हीराकुंड बांध किस नदी पर है, महानदी पर। किस पर स्थित है, महानदी पर स्थित है। हीराकुंड बांध कहाँ स्थित है, तो हीराकुंड बांध उड़ीसा में स्थित है। कहाँ स्थित है, उड़ीसा में। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि महानदी जो है इसका उद्गम स्थल कहाँ है, उद्गम स्थल, उद्गम स्थल कहाँ है, तो इसका उद्गम स्थल है सिहवा। कहाँ है, सिहावा।
इसको सिहावा भी कहा जाता है। ये कहाँ पड़ता है? तो ये छत्तीसगढ़ में पड़ता है, ठीक है। छत्तीसगढ़ के सिहावा से ये निकलती है, ठीक है, महानदी। आइए कुछ और बांध को देख लेते हैं, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि पोंग बांध, कौन सा बांध? पोंग बांध किस नदी पर स्थित है? पोंग बांध, तो पोंग बांध ब्यास नदी पर स्थित है। किस नदी पर? ब्यास नदी पर। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि थीन बांध, थीन बांध किस नदी पर स्थित है? थीन बांध रावी नदी पर स्थित है। किस नदी पर? रावी नदी पर। अगर आपसे पूछ लिया जाए बगलिहार बांध, कौन सा? बगलिहार बांध, दुल्हस्ती बांध, दुल्हस्ती बांध, सलाल बांध, सलाल बांध किस नदी पर स्थित है? तो ये चिनाब नदी पर स्थित है। किस नदी पर? चिनाब नदी पर स्थित है, ठीक है। बगलिहार बांध, दुल्हस्ती बांध, सलाल बांध किस नदी पर स्थित है? चिनाब नदी पर। किस नदी पर? चिनाब नदी पर, ठीक है। वहीं आपसे पूछा जाए कि थीन बांध किस नदी पर स्थित है? थीन बांध रावी नदी पर स्थित है। किस पर? रावी नदी पर स्थित है। पोंग बांध किस पर स्थित है? तो पोंग बांध ब्यास नदी पर स्थित है। किस नदी पर? ब्यास नदी पर, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दक्कन पास किसके किसके मध्य स्थित है? दक्कन पास किसके मध्य स्थित है? तो ये दक्षिण अंडमान और छोटा अंडमान के बीच स्थित है। किस पर? किसके बीच स्थित है? तो दक्षिण अंडमान और छोटा अंडमान के बीच स्थित है दक्कन पास, ठीक है। वहीं अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 10 डिग्री चैनल, कौन सा? 10 डिग्री चैनल किसके किसके बीच स्थित है? 10 डिग्री चैनल, तो 10 डिग्री चैनल जो है वो अंडमान और निकोबार को अलग करता है। किसके? किसको? अंडमान और निकोबार को, ठीक है। वहीं अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कोको चैनल किसे अलग करती है? कोको चैनल किसे अलग करती है? तो ये करती है कोकोदीप। कोकोदीप कहाँ स्थित है? तो कोकोदीप स्थित है म्यांमार में। कहाँ स्थित है? कोकोदीप म्यांमार में। कोकोदीप और उत्तरी अंडमान को किसे अलग करती है? कोकोदीप और उत्तरी अंडमान को अलग करती है, ठीक है। किसे करती है? कोकोदीप। तो कोकोदीप अलग करती है। कोको चैनल किसे अलग करती है? कोकोदीप को और उत्तरी अंडमान को। अगर 10 डिग्री चैनल की बात की जाए, 10 डिग्री चैनल किसे अलग करती है? अंडमान और निकोबार को अलग करती है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि स्वर्णिम चतुर्भुज का संबंध किससे है? तो स्वर्णिम चतुर्भुज का संबंध है 4 महानगरों से। किससे संबंधित है? 4 महानगरों से। वो 4 महानगर कौन कौन सा है? तो वो 4 महानगर हो जाएगा हमारा दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई। ये चारों महानगरों को आपस में जोड़ता है, ठीक है। इसी को कहा जाता है स्वर्णिम चतुर्भुज। ये कब लाया गया था? तो ये लाया गया था 2001 में। कब लाया गया था? 2001 में अटल बिहारी वाजपेयी जी के काल में। किसके काल में लाया गया था? तो अटल बिहारी वाजपेयी जी के शासन काल में लाया गया था, ठीक है। स्वर्णिम चतुर्भुज। तो आपसे पूछा जा सकता है कि महापरियोजना किसे महानगर परियोजना किसे संबंधित है? मतलब किन किन नगरों को जोड़ता है? तो ये 4 महानगरों को जोड़ता है। कौन कौन सा? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को जोड़ता है। या फिर आपसे ऐसे पूछा जा सकता है स्वर्णिम चतुर्भुज का संबंध किससे है? तो 4 महानगरों से संबंधित है। वो 4 महानगर कौन कौन सा है? तो आपसे कुछ और भी ऑप्शन में नाम दिया जा सकता है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कुछ दे दिया, जैसे कि आपसे दे दिया गुजरात दे दिया, सूरत दे दिया, अहमदाबाद दे दिया, सिकंदराबाद दे दिया, उसमें से चूज करने के लिए दे दिया। तो देख लीजिए आप लोग कौन कौन सा 4 महानगर है जिसको जोड़ता है स्वर्णिम चतुर्भुज। तो किसे जोड़ता है? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को जोड़ता है, ठीक है। कब लाया गया था? 2001 में। किसके शासनकाल में? तो उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी का शासनकाल था। उस समय प्रधानमंत्री यही थे, इन्हीं का सपना था ये और इन्हीं के समय लाया गया था, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है ये कपास की खेती के लिए कौन सा मिट्टी सर्वाधिक प्रयुक्त है? तो कपास की खेती के लिए सर्वाधिक प्रयुक्त कौन सा मिट्टी है? रेगूर मिट्टी। कौन सा? रेगूर मिट्टी। इसी को क्या कहा जाता है? इसी को काली मिट्टी भी कहा जाता है। कौन सा मिट्टी? काली मिट्टी भी कहा जाता है, ठीक है। इसी को कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। इसी को
स्वतः जुताया हुआ, स्वतः जुताई मिट्टी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्वतः जुताई मिट्टी भी कहा जाता है। ठीक है, ये नाम कितनी बार पूछा जा चुका है कि स्वतः जुताई मिट्टी किसे कहा जाता है? स्वतः जुताई मिट्टी किसे कहा जाता है? स्वतः जुताई मिट्टी रेगुर मिट्टी को ही कहा जाता है। काली मिट्टी भी रेगुर मिट्टी को ही कहा जाता है। अगर क्षेत्रफल के अनुसार देख लीजिएगा किस मिट्टी का विस्तार सर्वाधिक क्षेत्रफल पे है, तो आइए देख लेते हैं क्षेत्रफल के अनुसार। कभी कभी क्रम में सजाने के लिए दे देता है। ठीक है, क्षेत्रफल के अनुसार विस्तार, क्षेत्रफल के अनुसार सर्वाधिक जगहों पर विस्तारित कौन सा मिट्टी है? जलोढ़ मिट्टी। कौन सा मिट्टी? जलोढ़ मिट्टी। दूसरे नंबर पे कौन सा आ जाएगा? दूसरे नंबर पे लाल मिट्टी। कौन सी? लाल मिट्टी। तीसरे नंबर पे कौन सा आ जाएगा? तो तीसरे नंबर पे आ जाएगा रेगुर मिट्टी, रेगुर या काली मिट्टी। ठीक है, रेगुर मिट्टी। चौथे नंबर पे कौन सा आ जाएगा? तो लेटेराइट मिट्टी। कौन सा? लेटेराइट मिट्टी। एक क्वेश्चन पूछा जाता है काजू की खेती किस मिट्टी पर की जाती है? तो काजू की खेती जो है वो लेटेराइट मिट्टी पर की जाती है। किस पर? लेटेराइट मिट्टी पर। कर्नाटक तरफ काजू की खेती अच्छे तरीके से होता है। आपसे पूछा जा सकता है कपास की खेती सर्वाधिक किस मिट्टी पे अच्छे तरीके से होता है? तो रेगुर मिट्टी पर, रेगुर मिट्टी पर। ठीक है, जिसे काली मिट्टी भी कहा जाता है या काली कपासी मिट्टी भी कहा जाता है, स्वतः जुताई गई मिट्टी भी कहा जाता है। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी की बात की जाए तो ये अनाज उत्पादन के लिए बहुत ही उपयुक्त मिट्टी है। बिहार में सर्वाधिक जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है। जलोढ़ मिट्टी का भी दो प्रकार होता है। कौन कौन सा? तो खादर और बांगर। कौन कौन सा? खादर और बांगर। ठीक है, ये खादर जो है, खादर न्यू जलोढ़ मिट्टी को कहा जाता है। ठीक है, जो हर साल बाढ़ आने के कारण जिस मिट्टी का निर्माण होता है उसे खादर मिट्टी कहा जाता है। और बांगर मिट्टी जहाँ पे 5-10 साल पहले कभी बाढ़ आया था, उस मिट्टी का निर्माण हुआ था, उसे बांगर मिट्टी कहा जाता है। हम ये भी कह सकते हैं कि बांगर जो है वो पुराना जलोढ़ को कहा जाता है, जबकि खादर न्यू जलोढ़ को कहा जाता है। और बिहार तो बाढ़ के लिए प्रसिद्ध है, बिहार में तो हर साल बाढ़ आता ही आता है, तो इसलिए यहाँ पर खादर मिट्टी की अधिकता है। ठीक है, अगर पार्टिकुलर आपसे दोनों में से पूछ रहे हैं कौन पुराना जलोढ़ मिट्टी है, कौन नया जलोढ़ मिट्टी है, तो आप आराम से चूज कर सकते हैं। अगर नया जलोढ़ की बात की जाए या फिर आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है प्रत्येक साल जहाँ बाढ़ आता है वहां पर किस मिट्टी का निर्माण होता है, तो खादर मिट्टी का। ठीक है, और जहां पर कभी कभी बाढ़ आता हो या फिर 5 साल 10 साल पहले आया हो, वहां पर जिस मिट्टी का निर्माण हुआ उसे किस मिट्टी के नाम से जाना जाता है? तो बांगर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। या फिर पुराना जलोढ़ को किस नाम से जाना जाता है? आपसे इस प्रकार भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पुराना जलोढ़ को किस नाम से जाना जाता है? तो बांगर मिट्टी के नाम से। ठीक है, नया जलोढ़ को किस नाम से जाना जाता है? नवीनतम जलोढ़ को तो खादर मिट्टी के नाम से। ठीक है, और इसमें धान वान का उत्पादन काफी अच्छे तरीके से होता है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, एक और देख लीजिए, काली कप और जो आपका काली मिट्टी है वो सर्वाधिक महाराष्ट्र तरफ पाया जाता है, महाराष्ट्र गुजरात की तरफ। ठीक है, और कपास की खेती भी सर्वाधिक महाराष्ट्र गुजरात वाले एरिया में ज्यादा होता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंतर्गत कुल कितने देश आते हैं? तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंतर्गत कुल 4 देश आते हैं। कितने देश? 4 देश। ये 4 कौन कौन सा देश है? तो ये 4 देश है। इथोपिया। कौन सा? इथोपिया, सोमालिया, जिबूती, और एक कौन सा देश है? एक है इरिट्रिया। कौन सा? इरिट्रिया। ठीक है, तो 4 देश हो गया, इथोपिया, सोमालिया, जिबूती, इरिट्रिया। ठीक है, ये 4 देश हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंतर्गत आता है। तो आपसे 2 प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या तो आपसे चार ऑप्शन देगा जिसमें 3 हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंतर्गत आता हो देश, एक अलग देश होगा आपसे चूज करने के लिए दे देगा कि निम्नलिखित में से कौन हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंतर्गत नहीं आता है, तो आप आराम से चूज कर सकते हैं अगर चारों का नाम आपको ध्यान में रहे तो। या फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंतर्गत कितने देश आते हैं, जैसे कि अभी मैं आपसे पूछी हूँ। तो 4 देश आते हैं। कौन कौन सा आते हैं? तो इथोपिया, सोमालिया, इरिट्रिया, जिबूती। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का गठन कब किया गया था? तो राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का गठन किया गया था 1983 में। कब गठन किया गया था? 1983 में। इसका अध्यक्ष कौन होता है? तो अध्यक्ष होते हैं हमेशा प्रधानमंत्री होते हैं। कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, तो अंतरराष्ट्रीय जल परिषद का राष्ट्रीय जल
संसाधन परिषद का गठन 1983 में। राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का अध्यक्ष कौन होते हैं? तो अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि बॉक्साइट के उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पे है? तो बॉक्साइट के उत्पादन में प्रथम स्थान पर उड़ीसा है। कौन सा राज्य है? उड़ीसा है। आप लोगों को पता ही होगा कि बॉक्साइट किसका अयस्क है। तो बॉक्साइट जो है ये किसका अयस्क है? तो ये एल्यूमिनियम का अयस्क है। किसका? एल्यूमिनियम का अयस्क है। ठीक है, एल्यूमिनियम का अयस्क है। एल्यूमिनियम का एक और अयस्क है बहुत ही फेमस, नीलम या कोरंडम। किसका अयस्क है? तो कोरंडम जो है ये भी एल्यूमिनियम का ही अयस्क है। किसका अयस्क है? कोरंडम। तो कोरंडम भी एल्यूमिनियम का अयस्क है। ठीक है, वहीं अगर आपसे पूछा जाए कि कोयला उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा है? तो कोयला उत्पादन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कोयला उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है उत्पादन में, तो उत्पादन में हो जाएगा छत्तीसगढ़। कौन सा? छत्तीसगढ़। लेकिन अगर वही आपसे भंडारण पूछ लिया जाए कि भंडारण में प्रथम स्थान पर कौन सा देश है, सॉरी देश नहीं, राज्य कौन सा है, तो झारखंड हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? झारखंड हो जाएगा। ठीक है, अबरक उत्पादन में कौन सा राज्य है प्रथम? तो आंध्र प्रदेश है। वर्तमान में कौन सा राज्य है अबरक उत्पादन में प्रथम? तो आंध्र प्रदेश है। ठीक है, अबरक का राजधानी के रूप में भारत के कौन से शहर को जाना जाता है? तो अबरक के राजधानी के रूप में कोडरमा को जाना जाता है। किसे जाना जाता है? कोडरमा को भारत की अबरक राजधानी कहा जाता है। तो भारत में अबरक की राजधानी किसे कहा जाता है? कोडरमा को कहा जाता है। ठीक है, कोडरमा कहाँ स्थित है? तो कोडरमा झारखंड में स्थित है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो 1 रुपए के नोट पर वित्त सचिव का हस्ताक्षर होता है। किसका हस्ताक्षर होता है? वित्त सचिव का। अगर वही आपसे पूछ लिया जाए कि 1 रुपए 50 पैसे के नोट पर किसका 50 पैसे के सिक्के पर किसका हस्ताक्षर होता है, तो आपको बता दूं कि 1 रुपए या फिर 1 रुपए से जितने भी कम पैसे वाले हो, मतलब 50 पैसे, 25 पैसे, 10 पैसे, 20 पैसे, सारे पे हस्ताक्षर वित्त सचिव का होता है। किसका हस्ताक्षर होता है? वित्त सचिव। 1 रुपए से नीचे वाले जितने मूल्य का सिक्का हो वो सारे पे हस्ताक्षर वित्त सचिव का होता है। लेकिन 2 रुपए या 2 रुपए से अधिक वाले जितने भी नोट होते हैं उस पे हस्ताक्षर किसका होता है? तो 2 रुपए या अधिक अधिक के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? हस्ताक्षर होता है आरबीआई के गवर्नर का। किसका हस्ताक्षर होता है? आरबीआई के गवर्नर का। आरबीआई के गवर्नर का हस्ताक्षर होता है। ठीक है, किसका हस्ताक्षर होता है? आरबीआई के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं 2 रुपए या 2 रुपए से अधिक वाले नोट पे। जबकि 1 रुपए या इससे कम मूल्य के सिक्कों पर किसका हस्ताक्षर होता है? तो वित्त सचिव का हस्ताक्षर होता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि समान कार्य के लिए समान वेतन भारतीय संविधान में किसने सुनिश्चित किया गया है? तो किसने सुनिश्चित किया गया है? राज्य के नीति निर्देशक ने। किसने सुनिश्चित किया गया है? राज्य के नीति निर्देशक ने किया गया है। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक की बात की जाए इसी को डीपीएसपी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डीपीएसपी। ठीक है, कहाँ से लिया गया है प्रावधान? तो प्रावधान लिया गया है आयरलैंड के संविधान से। कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से। कभी कभी एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है कि आपसे पूछेगा कि आयरलैंड से हम लोग लिए हैं, लेकिन आयरलैंड कहाँ से लिया है डीपीएसपी का प्रावधान? तो आयरलैंड स्पेन से लिया है। कहाँ से लिया है? स्पेन से लिया है। ठीक है, अगर आर्टिकल की बात की जाए कि डीपीएसपी का चर्चा किस आर्टिकल में किया गया है, तो डीपीएसपी का चर्चा जो है आर्टिकल 36 से 51 के बीच किया गया है। कितने के बीच? आर्टिकल 36 से 51 के बीच। आर्टिकल 40 बहुत ही महत्वपूर्ण है। आर्टिकल 40 में किसका जिक्र है? तो आर्टिकल 40 जो है वो पंचायती राज व्यवस्था की चर्चा करता है। किसका? पंचायती राज व्यवस्था या पंचायती राज के गठन का चर्चा करता है आर्टिकल 40। ठीक है, आर्टिकल 44 की बात की जाए तो सिविल संहिता की बात करता है। किसका? एक समान सिविल संहिता की बात करता है, यानी कि समान नागरिक संहिता की बात करता है। जो कि सबसे पहले अगर आपसे पूछा जाए कि समान नागरिक संहिता किस राज्य में लागू किया गया था सर्वप्रथम, तो गोवा में लागू किया गया था। गोवा में पुर्तगाल के समय से ही लागू है एक समान नागरिक संहिता। ठीक है, जबकि वर्तमान में कहाँ लागू किया गया? तो वर्तमान में उत्तराखंड में लागू किया गया है। किस आर्टिकल के तहत है समान नागरिक संहिता? तो ये है
अनुच्छेद 44 में, ठीक है 44 में आप 4 बराबर बराबर करके याद कर सकते हैं ट्रिक वाइज की, जैसे 4 बराबर है उसी तरह एक समान भारत में कानून हो सबके लिए, मुस्लिम हो या हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, सबके लिए समान कानून हो, चाहे शादी विवाह से संबंधित हो चाहे किसी से संबंधित हो, एक समान कानून हो। किस में जिक्र किया गया है? तो आर्टिकल 44 में, ठीक है। पंचायती राज व्यवस्था का गठन का चर्चा है तो आर्टिकल 40 में किया गया है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी दिन डीपीएसपी का क्वेश्चन लाएंगे तो डिटेल से समझा दूंगी उससे। आज थोड़ी तबियत ठीक नहीं लग रही है। किसको अपने कर्तव्यों के पालन में भारत के राज्य क्षेत्र से सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार है? तो किसे अधिकार है? महान्यायवादी को। किसको अधिकार है? महान्यायवादी को, जो कि भारत के सबसे बड़े विधिक अधिकारी होते हैं, ठीक है। भारत के प्रथम विधिक अधिकारी इन्हें कहा जा सकता है। भारत के प्रथम विधिक अधिकारी किसे कहा जाता है? तो भारत के प्रथम विधिक अधिकारी कहा जाता है महान्यायवादी को कहा जाता है विधिक अधिकारी, ठीक है। अगर बात की जाए कि महान्यायवादी की चर्चा किस आर्टिकल में किया गया है, तो इनकी चर्चा की गई है आर्टिकल 76 में। किसमें? आर्टिकल 76 में। आपसे पूछा जाएगा कि महान्यायवादी की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो इनकी नियुक्ति जो है नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। किनके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इनको विशेषाधिकार किस आर्टिकल के तहत मिला है? विशेषाधिकार किस आर्टिकल के तहत मिला है? तो आर्टिकल 88 के तहत। आर्टिकल 88 के तहत महान्यायवादी को विशेषाधिकार मिला है। जबकि महान्यायवादी की चर्चा किस अनुच्छेद में किया गया है? तो महान्यायवादी की चर्चा किया गया है आर्टिकल 76 में। महान्यायवादी की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? तो महान्यायवादी की नियुक्ति किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। महान्यायवादी का कार्यकाल क्या होता है? तो महान्यायवादी का कार्यकाल निश्चित नहीं है, ये प्रसाद प्रयत्न है। प्रसाद प्रयत्न से तात्पर्य है कि राष्ट्रपति के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि इनका कार्यकाल कितना भिन्न है, ठीक है। राष्ट्रपति चाहेंगे तो इनको कभी भी हटा सकते हैं, तो इनके कार्यकाल निश्चित नहीं है, ठीक है। अगर वेतन भत्ता की बात की जाए तो इनके वेतन भत्ता भी निश्चित नहीं है कि इनका वेतन क्या हो, ठीक है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। इनके कार्यकाल क्या होता है? तो ये राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न है इनका कार्यकाल, ठीक है। यानी कि राष्ट्रपति के ऊपर निर्भर कर रहा है कि इनका कार्यकाल कितने दिन का हो, ठीक है। इनकी चर्चा किस अनुच्छेद में किया गया? तो इनकी चर्चा किया गया है आर्टिकल 76 में। विशेषाधिकार किस अनुच्छेद के तहत मिला है? तो आर्टिकल 88 के तहत, ठीक है। इसी तरह राज का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? ठीक है, राज का अगर बात की जाए तो राज में भी एक विधि अधिकारी होते हैं। राज के प्रथम विधि अधिकारी, तो प्रथम विधि अधिकारी कौन होते हैं राज के? तो जैसे यहाँ महान्यायवादी है ना, वैसे ही वहां कौन सा है? महाधिवक्ता। कौन है? महाधिवक्ता होते हैं, ठीक है। इनकी चर्चा किस आर्टिकल में किया गया है? तो इनकी चर्चा जो है 165 में किया गया। किसमें चर्चा किया गया? 165 में। इनको विशेषाधिकार किस आर्टिकल के तहत मिला है? जो काम केंद्र में महान्यायवादी का है, सेम वही काम राज्य में महाधिवक्ता की है, ठीक है। जैसे महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, वैसे ही महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। जैसे महान्यायवादी का कोई कार्यकाल निश्चित नहीं, वैसे ही महाधिवक्ता का भी कार्यकाल निश्चित नहीं होता है, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? तो कितनी बार होना आवश्यक है? 2 बार, ठीक है। कितनी बार? 2 बार। यानी कि एक बैठक से दूसरे बैठक के बीच अधिकतम कितने माह की अंतर हो सकती है? अधिकतम 6 माह का। 6 माह से ज्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए। 6 माह के अंदर एनी हाउ संसद का बैठक हो ही जाना चाहिए, ठीक है। हालांकि तो होता है 3 बैठक, होता है कि नहीं होता है? एक तो ग्रीष्मकालीन होता है, शीतकालीन होता है, बजट सत्र होता है। तो 3 सत्र होता है। कौन कौन सा? बजट सत्र सबसे पहले होता है फरवरी के लमसम में, इसके बाद आपका ग्रीष्म सत्र होता है, ठीक है, और इसके बाद शीत सत्र होता है, ठीक है। तो 3 होता है। लेकिन
कम से कम की बात की जाए तो कम से कम 2 सत्र तो होना ज़रूरी ही है। आपसे ऐसे ही पूछा जा सकता है या फिर आपसे घुमा के पूछा जा सकता है, एक सत्र से दूसरे सत्र के बीच अधिकतम कितनी गैपिंग हो सकता है या कितने दिन का अंतराल हो सकता है? तो अधिकतम 6 माह का, इससे ज़्यादा अंतराल नहीं होना चाहिए, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाला विधेयक कौन पारित करता है? तो कौन करता है? संसद द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? संसद के द्वारा किया जाता है, ठीक है? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति के पूर्वानुमति से, ठीक है, पहले राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति ली जाती है, इसके बाद किया जाता है, ठीक है? और किस बहुमत से? बहुमत क्या होना चाहिए? तो संसद के साधारण बहुमत से, ठीक है? संसद के साधारण बहुमत से। ये क्वेश्चन छूट गया है, यहाँ पर लिखना भूल गए हैं, मतलब छूट गया होगा। तो ये क्वेश्चन ये पूछना चाह रहे हैं कि भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाला विधेयक को कैसे पारित किया जाता है? किस तरीके से? 2/3 बहुमत से या विशेष बहुमत से, किस तरीके से? तो ये पारित किया जाता है संसद के साधारण बहुमत से, ठीक है? साधारण बहुमत से। साधारण बहुमत किसे कहा जाता है? तो साधारण बहुमत दैट मीन्स 50% +1, ठीक है? इसे कहा जाता है साधारण बहुमत, ठीक है? और 2/3 बहुमत तो आप लोग जानते ही होंगे, एक तो 3 तरीके से तो होता है, एक तो साधारण बहुमत से होता है, इसके बाद 2/3 होता है और फिर एक होता है 2/3 बहुमत प्लस आधे से अधिक या फिर आधे राज्यों की अनुमति, ऐसे करके होता है, ठीक है? अगर आपसे पूछा जाए कि संशोधन की चर्चा किस आर्टिकल में किया गया है? तो 368 में। किसमें? संविधान संशोधन का चर्चा किस आर्टिकल में किया गया है? आर्टिकल 368 में, ठीक है? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक वर्ष, अच्छा रिपीट हो गया है क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए, अभी मैं जो बताई वही क्वेश्चन है। भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाला विधेयक को पारित करना अनिवार्य होता है। किससे? संसद में साधारण बहुमत से। ये तो मैं बता ही दी, संसद में साधारण बहुमत से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि लिखित संविधान की अवधारणा किस देश की देन है? तो ये फ्रांस की है। कहाँ की है? फ्रांस की। आप लोगों के दिमाग में आएगा कि हमने तो पढ़ा है कि लिखित संविधान का प्रावधान लिया गया अमेरिका से। जी नहीं, बिल्कुल। ये क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है कि सबसे पहले ये प्रावधान शुरू कहाँ हुआ था लिखित संविधान का? तो सबसे पहले इसका प्रावधान शुरू हुआ था फ्रांस में। अलग की बात है कि वहां से पहले लिखित संविधान का निर्माण हो गया था अमेरिका में, लेकिन इसका प्रोसेस जो है वो जारी हुआ था फ्रांस में, ठीक है? वहीं अगर आपसे पूछ लिया जाए कि लिखित संविधान सर्वप्रथम किस देश में बना था? ठीक है, लिखित संविधान। तो लिखित संविधान सबसे पहले कहाँ बना था? अमेरिका में। या फिर लिखित संविधान का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? हम लोगों के देश में। चाहे कहाँ से लिया गया है तो वो अवधारणा की बात नहीं, लिखित संविधान का प्रावधान तो वो अमेरिका हो जाएगा आंसर, ठीक है? अगर वही आपसे पूछ लिया जाए कि संविधान सबसे पहले किस देश में बना था? लिखित संविधान सबसे पहले अमेरिका में बना था। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि लिखित संविधान सबसे पहले किस देश में बना था? तो अमेरिका में बना था। इसका प्रोसेस कहाँ जारी हुआ था सबसे पहले? तो फ्रांस में हुआ था, ठीक है? अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे पहले संविधान का निर्माण कहाँ हुआ था? सबसे पहले संविधान का निर्माण कहाँ हुआ था? तो सबसे पहले संविधान का निर्माण हुआ था ब्रिटेन में। कहाँ हुआ था? ब्रिटेन में। तो आपके दिमाग में आएगा, ऊपर तो मैं लिखी हूँ अमेरिका। संविधान कहाँ बना था? तो ये बना था, सबसे पहले संविधान बना था ब्रिटेन में। कहाँ बना था? ब्रिटेन में। लेकिन यहाँ जो है वो लिखित संविधान नहीं है, ब्रिटेन का लिखित संविधान नहीं है। बस एक परंपरा है, जारी हो मतलब चल ही रहा है सदियों से कि हाँ ये परंपरा है, ऐसे ऐसे करके चलता है रूल रेगुलेशन। तो वहाँ पे वैसे है, जबकि अमेरिका में लिखित संविधान है, ठीक है? तो सबसे पहले संविधान कहाँ बना था? तो ब्रिटेन। सबसे पहले लिखित संविधान कहाँ बना था? तो अमेरिका। प्रावधान, लिखित संविधान बनने का प्रावधान कहाँ से स्टार्ट हुआ था? सबसे पहले प्रोसेस कहाँ जारी शुरू हुआ था? तो फ्रांस हो जाएगा, ठीक है? अगर वहीं आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? तो सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का है। कहाँ का है? अपना भारत का। अगर वहीं आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे छोटा लिखित संविधान, ठीक है, मैं तो सबसे बड़ा बोली, सबसे बड़ा लिखित संविधान, सबसे बड़ा लिखित संविधान अगर आपसे पूछेगा तो उसका आंसर हो जाएगा भारत। कहाँ? अपना भारत का संविधान सबसे बड़ा लिखित संविधान है। लेकिन सबसे छोटा लिखित संविधान किस देश का है? सबसे छोटा लिखित संविधान मोनाको का है। कहाँ का है? सबसे छोटा लिखित संविधान मोनाको का है। किस देश का है? मोनाको का। मोनाको एक देश है, यहाँ का संविधान
सबसे छोटा लिखित संविधान है, जबकि भारत का संविधान सबसे बड़ा लिखित संविधान है। और सबसे पहले लिखित संविधान कहाँ बना था? तो अमेरिका में बना था। ठीक है, सबसे पहले संविधान कहाँ बना था? सबसे पहले संविधान ब्रिटेन में बना था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? भाई इसको क्या हो गया? ये क्या कह रहा है क्वेश्चन? नेक्स्ट हमारा किस अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची का उल्लेख किया गया है? तो किस अनुसूची में किया गया है? 7वीं अनुसूची में। किस अनुसूची में? 7वीं अनुसूची में। तो आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आया होगा कि कुल अनुसूचियों की संख्या कितनी है? तो अगर आपसे मूल संविधान में पूछा जाए कि मूल संविधान में कुल कितने अनुसूची था? मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या थी 8। कितने थे? 8 अनुसूची थे। ठीक है, लेकिन वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या 12 हो गई है। कितनी? 12, जबकि मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या 8 थी, वर्तमान में 12 है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का चर्चा किस आर्टिकल में किया गया है? अनुसूचियों का चर्चा जो है वो किस आर्टिकल में किया गया है? तो इसका चर्चा किया गया अनुच्छेद 246 में। किसमें? अनुच्छेद 246 में। इसके अलावा भी एक और सूची है, अवशिष्ट सूची। कौन सा सूची? अवशिष्ट सूची। एक तो हो गया संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, इन तीनों का जिक्र किया गया है अनुच्छेद 246 में। लेकिन अवशिष्ट सूची का जो चर्चा है, अवशिष्ट सूची का चर्चा, इसका चर्चा किया गया अनुच्छेद 248 में। किसमें किया गया है? 248 में। जैसे कि मैं पहले भी क्वेश्चन आ चुका है इस टाइप से, मैं बता सकती हूँ, फिर से मैं बता रही हूँ कि संघ सूची में जितने भी विषय हैं उस पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को है। ठीक है, राज्य सूची में जितने भी विषय हैं उससे संबंधित कानून बनाने का अधिकार राज्य सूची को है, जबकि समवर्ती सूची में जितने भी विषय का चर्चा है उस सारे विषय पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार को भी है, केंद्र सरकार को भी है। अगर दोनों ही एक विषय को लेकर कानून बना दिया तो उस समय मान्य मत केंद्र सरकार का कानून होता है, राज्य सरकार का कानून नहीं। ठीक है, तो अवशिष्ट सूची में जिस विषय का उल्लेख किया गया उस विषय पर कानून कौन बनाता है? तो अवशिष्ट सूची में जितने विषयों का उल्लेख किया गया उस विषय पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार को है। ठीक है, इसको है, केंद्र सरकार को है। शिक्षा किस सूची का विषय है? तो शिक्षा जो है वो समवर्ती सूची का है। किस सूची का है? समवर्ती सूची का है। जनसंख्या नियंत्रण किस सूची का विषय है? जनसंख्या नियंत्रण जो है वो समवर्ती सूची का विषय है। किसका? समवर्ती सूची का। जबकि जनगणना, तो जनगणना है संघ सूची का विषय है। ठीक है, किसकी? संघ सूची का विषय है। ठीक है, पर जाके आपका कृषि किस सूची का है? तो कृषि राज्य सूची का है। इसलिए कृषि से संबंधित जितना भी कानून है वो राज्य सरकार द्वारा बनाया जाता है। किसके द्वारा बनाया जाता है? राज्य सरकार के द्वारा बनाया जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? उड़ीसा में कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो उड़ीसा में जो कोणार्क मंदिर है इसका निर्माण नरसिंह देव प्रथम के द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा करवाया गया था? नरसिंह देव प्रथम के द्वारा। कोणार्क मंदिर किस देवता का है? तो ये सूर्य देव का है। किसका है? सूर्य देव का मंदिर है। ठीक है, जो कहाँ स्थित है? तो ये उड़ीसा में स्थित है। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्लैक पैगोडा के नाम से किसे जाना जाता है? ब्लैक पैगोडा के नाम से कोणार्क मंदिर को ही जाना जाता है। किसे जाना जाता है? कोणार्क को ही ब्लैक पैगोडा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि सल्तनत काल में सबसे बड़ा साम्राज्य किसका था? तो सबसे बड़ा साम्राज्य था मोहम्मद बिन तुगलक का। किसका था? मोहम्मद बिन तुगलक को। इससे ही एमबीटीवी शॉर्ट में कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एमबीटीवी कहा जाता है, मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, इसी का साम्राज्य जो है सबसे बड़ा था। साम्राज्य से तात्पर्य कि सबसे बड़ा साम्राज्य, सबसे बड़ा एरिया में विस्तार किसके शासन काल में हुआ था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के काल में। ठीक है, हालांकि सल्तनत काल का 4 वंश बहुत ही फेमस है, जिसे कभी कभी क्रम वाइज देता है सजाने के लिए, पहले कौन सा वंश आया था, पहले इसके बाद कौन सा वंश आया था। तो आइए जरा देख लेते हैं, क्रम वाइज में पूछे तो आप लोग अच्छे तरीके से उसका भी आंसर देने के लिए सक्षम हो। पहले आया था गुलाम वंश। कौन सा वंश? गुलाम वंश। इसके बाद कौन सा आया था? इसके बाद आया था खिलजी वंश। कौन सा वंश? खिलजी वंश। इसके बाद आया था तुगलक वंश। कौन सा वंश? तुगलक वंश आया था। इसके बाद कौन सा आया था?
लोधी वंश। लोधी वंश तो क्रम वाइज भी बोलेगा तो आप आराम से जा सकते हैं, पहले गुलाम वंश, फिर खिलजी वंश, फिर तुगलक वंश, फिर लोधी वंश। गुलाम वंश का कुतुबुद्दीन ऐबक बहुत ही फेमस है, कौन सा? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, ये सारे गुलाम वंश से संबंधित थे। जबकि खिलजी वंश का शासक था अलाउद्दीन खिलजी, बहुत ही फेमस है। तुगलक वंश की बात की जाए तो तुगलक वंश का मोहम्मद बिन तुगलक भी काफी प्रसिद्ध शासक था। इसके बाद जाके आपका फिरोज शाह तुगलक, वो भी काफी प्रसिद्ध है, क्योंकि उसको जाना जाता है ब्राह्मणों पर पहली बार उसने जजिया कर लगाया था। ठीक है, हालांकि किसी शासक ने ब्राह्मण पर जजिया कर नहीं लगाया था, सबसे पहले ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया गया था फिरोज शाह तुगलक के द्वारा ही। ठीक है, वहीं लोधी वंश की बात की जाए तो लोधी वंश का इब्राहिम लोधी बहुत ही फेमस है, क्योंकि इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच ही पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 में। ठीक है, और लोधी वंश की स्थापना की बात की जाए तो किसके द्वारा किया गया था? बहलोल लोधी के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? बहलोल लोधी के द्वारा किया गया था। लोधी वंश का ही शासक सिकंदर लोधी था, जिसके द्वारा आगरा की स्थापना की गई थी 1504 ईस्वी में। कब की गई थी? 1504 ईस्वी में। और 1506 ईस्वी में आगरा को राजधानी के रूप में घोषित कर दिया गया था सिकंदर लोधी के द्वारा। तो ये भी बहुत प्रसिद्ध है, आप लोग इस तरीके से भी याद रख सकते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सल्तनत काल में गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला धार्मिक कर क्या कहलाता था? तो गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला धार्मिक कर जजिया कहलाता था। क्या कहलाता था? जजिया कहलाता था। ठीक है, वहीं एक कर लिया जाता था किसके द्वारा? मुसलमानों से लिया जाता था, वो भी धार्मिक कर था। ठीक है, मुसलमानों से लिया जाने वाला धार्मिक कर को क्या कहा जाता था? मुसलमानों से लिया जाने वाला धार्मिक कर, लिया जाने वाला धार्मिक कर को क्या कहा जाता था? तो इसे कहा जाता जकात। क्या कहा जाता था? जकात कहा जाता था। तो आपसे पूछा जा सकता है कि जकात क्या है? जकात क्या है? तो जकात एक प्रकार का कर है। क्या है जकात? जकात एक प्रकार का कर है। फिर दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि जकात किससे लिया जाता था? तो जकात मुस्लिमों से लिया जाता था। किसी से लिया जाता था? मुस्लिमों से लिया जाता था। ये किस प्रकार का कर था? तो ये एक प्रकार का धार्मिक कर था। जैसे कि जजिया एक प्रकार का धार्मिक कर है, लेकिन ये गैर मुसलमानों से लिया जाता था, जो मुस्लिम नहीं होते थे उसी से लिया जाता था। उसी प्रकार से जकात जो है वो मुसलमानों से लिया जाता था, ये भी एक प्रकार का धार्मिक कर था। ठीक है, खराज आपसे पूछा जाता है, खराज क्या है? खराज, तो खराज भी एक कर है। क्या है? एक प्रकार का कर है। ये किससे लिया जाता था? ये गैर मुसलमानों से लिया जाता था, लेकिन कृषकों से लिया जाता था। मतलब उसके किसान, उसकी कृषि भूमि का 50% लिया जाता था। ये 50% किसके द्वारा लिया जाता था? 50% लेने का जो प्रावधान था ये अलाउद्दीन के द्वारा किया गया था। तो आपसे पूछा जा सकता है सिंपल सी बात कि खराज क्या है? तो खराज एक प्रकार का कर है जो कृषकों से कृषि भूमि पर लिया जाता था। ठीक है, क्या था? खराज एक प्रकार का कर था। जकात क्या था? एक प्रकार का कर था जो मुस्लिमों से लिया जाता था, एक प्रकार का धार्मिक कर था। जैसे कि जजिया एक प्रकार का धार्मिक कर है जो गैर मुसलमानों से लिया जाता है। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है कि सर्वप्रथम जजिया किसके द्वारा लिया गया था? सर्वप्रथम जजिया जो है ये लिया गया था सर्वप्रथम किसके द्वारा जजिया कर लगाया गया था भारत में? तो मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा। किसके द्वारा लगाया गया था? मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा सबसे पहले जजिया कर भारत में लगाया गया था। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, मिटा दे रही हूँ, आई होप आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा। गिरनार अभिलेख गिरनार अभिलेख किस शासक से संबंधित है? तो गिरनार अभिलेख रुद्रदामन प्रथम से संबंधित है। किससे संबंधित है? रुद्रदामन प्रथम से संबंधित है। ठीक है, गिरनार अभिलेख को ही जूनागढ़ अभिलेख भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे ही जूनागढ़ अभिलेख के नाम से भी जाना जाता है। जूनागढ़ अभिलेख के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो अगर जूनागढ़ अभिलेख भी बोले तो आप लोग कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, क्योंकि गिरनार अभिलेख को ही जूनागढ़ अभिलेख कहा जाता है और ये भारत का प्रथम संस्कृत में लिखा गया ऐतिहासिक अभिलेख था। ठीक है, संस्कृत भाषा में लिखा गया ऐतिहासिक अभिलेख था। ऐतिहासिक अभिलेख था। ठीक है, कौन सा ऐतिहासिक अभिलेख था? संस्कृत भाषा में लिखा गया प्रथम
तो गिरनार या फिर जूनागढ़ अभिलेख। और संस्कृत भाषा में लिखा गया सबसे लंबा अभिलेख भी आपसे पूछेगा तब भी आपका गिरनार या जूनागढ़ अभिलेख ही होगा आंसर, ठीक है। और आपसे पूछा जाएगा कि सुदर्शन झील का चर्चा किस अभिलेख में किया गया, तो सुदर्शन झील का वर्णन किया गया है गिरनार अभिलेख में। सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण जो किया गया है किन किन शासकों के द्वारा किया गया, जैसे अशोक के द्वारा किया गया है। इसके बाद किसमें जिक्र किया गया है, तो वो भी गिरनार अभिलेख में ही जिक्र किया गया है, ठीक है। सुदर्शन झील का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, सुदर्शन झील का निर्माण जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा करवाया गया था, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा करवाया गया था। इसी से तो प्रमाण मिलता है कि दक्षिण भारत में भी चंद्रगुप्त मौर्य का विस्तार था, क्योंकि दक्षिण भारत में ही गिरनार अभिलेख का निर्माण करवाया गया था, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, कितने वर्ष कठिन तपस्या के बाद भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो कितने दिन के कठिन तपस्या के बाद भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो उन्हें 6 वर्ष तपस्या के बाद ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कितने वर्ष के बाद, 6 वर्ष के बाद। इन्होंने गृह त्याग कब किया था, महात्मा बुद्ध ने गृह त्याग कब किया था, तो इन्होंने गृह त्याग किया था 29 वर्ष की उम्र में। कितने वर्ष की उम्र में, 29 वर्ष की उम्र में इन्होंने गृह त्याग की थी, ठीक है। और इनको ज्ञान की प्राप्ति कब हुई थी, 35 वर्ष की उम्र में। 35 वर्ष की उम्र में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ठीक है। ज्ञान मिला था इनको। आपसे पूछा जा सकता है कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस नदी के किनारे हुई थी, तो महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति निरंजना नदी के किनारे हुई थी। किस नदी के किनारे, निरंजना या फल्गु नदी, एक ही कहा जाता है, उसी को फल्गु नदी भी कहा जाता है, उसी को निरंजना नदी भी कहा जाता है। इसी नदी के किनारे महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। किस वृक्ष के नीचे महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो पीपल वृक्ष के नीचे महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। किस वृक्ष के नीचे, पीपल वृक्ष के नीचे, जिसे बोधि वृक्ष के नाम से भी जाना जाता है। इन्हें ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, तो इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोध गया में। कहाँ हुई थी, बोध गया में हुई थी। बोध गया कहाँ पड़ता है, तो बिहार में, गया में, ठीक है। उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो किस नदी के किनारे, नर्मदा नदी के किनारे। किस वृक्ष के नीचे, पीपल वृक्ष के नीचे। कितने वर्ष की उम्र में, तो 35 वर्ष की उम्र में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इन्होंने गृह त्याग कितने वर्ष की उम्र में किया, तो 29 वर्ष की उम्र में। इनके गृह त्याग की घटना को क्या कहा जाता, तो महाभिनिष्क्रमण। क्या कहा जाता, महाभिनिष्क्रमण इनके गृह त्याग की घटना को कहा जाता है। ज्ञान की प्राप्ति के बाद इन्होंने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था, इन्होंने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। कहाँ दिया था प्रथम उपदेश, सारनाथ में दिया था। सारनाथ कहाँ पड़ता है, यूपी में पड़ता है। इन्होंने अपना सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया है, तो इन्होंने अपना सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए थे। कहाँ दिए थे, श्रावस्ती में। श्रावस्ती कहाँ पड़ता है, श्रावस्ती भी उत्तर प्रदेश में ही पड़ता है, ठीक है। महात्मा बुद्ध की जन्म कहाँ हुई थी, तो महात्मा बुद्ध की जन्म हुई थी नेपाल की भूमि लुम्बिनी ग्राम में। कहाँ हुई थी, लुम्बिनी ग्राम में महात्मा बुद्ध की जन्म हुई थी। महात्मा बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी, तो महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी कुशीनगर में। कहाँ हुई थी, कुशीनगर में हुई थी। और उनकी मृत्यु की घटना को किस नाम से जाना जाता है, तो उनकी मृत्यु की घटना को नाम महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है, ठीक है। महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था, तो महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में। कब हुआ था, 563 ईसा पूर्व में। महात्मा बुद्ध की मृत्यु कितने वर्ष की उम्र में हो गई थी, तो 80 वर्ष की उम्र में हो गई थी। कब हुई थी, 483 ईसा पूर्व में। कब हुई थी, 483 ईसा पूर्व में हुई थी, जिसे बीसी भी कहा जाता है, ठीक है। 483 बीसी में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन कौन था। क्या, प्रथम जन आंदोलन, ठीक है। प्रथम जन आंदोलन कौन था, तो प्रथम जन आंदोलन था असहयोग आंदोलन। कौन था, असहयोग आंदोलन। ये कब प्रारंभ हुआ था, तो ये चला था 1920 से 22। कब चला था, 1920 से 22, ठीक है। किसके द्वारा, महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया था, ठीक है। महात्मा गांधी का प्रथम सत्याग्रह कौन था, तो महात्मा गांधी के द्वारा भारत में किया गया प्रथम सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह था। कौन था सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह। कब हुआ था, 1917 में हुआ था चंपारण सत्याग्रह। कब हुआ था चंपारण प्रथम सत्याग्रह, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि प्रथम सत्याग्रह कौन था, महात्मा गांधी के द्वारा भारत में किया गया था, तो ये था चंपारण सत्याग्रह, ठीक है। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था, सन 1917 में। कहाँ हुआ था, चंपारण, पश्चिमी चंपारण में। पश्चिमी चंपारण कहाँ पड़ता है, तो बिहार में पड़ता है, ठीक है। इसके द्वारा हुआ था, महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था चंपारण सत्याग्रह। किस लिए हुआ था, तो तिनकटिया पद्धति के द्वारा, तिनकटिया पद्धति के लिए किया गया। तिनकटिया पद्धति क्या था, तो तिनकटिया पद्धति था ये 20/3 में, ठीक है। कितने में, 20/3 भाग में, यानी कि तिनकटिया पद्धति इसी को कहा जाता था। 20/3 जैसे कि आपका 20 कट्ठा जमीन है, तो उसमें 3 कट्ठा में एनी हाउ आपको नील खेती करना होता था, ठीक है।
क्या करना होता था, नील की खेती करना होता था। जबरन अंग्रेजों द्वारा नील की खेती करवाई जाती थी। हर 20 कट्ठा में 3 कट्ठा में आपको नील की खेती करना होता था, जिसे ही 3 कठिया पद्धति कहा जाता था, ठीक है। और 3 कठिया पद्धति के खिलाफ ही चंपारण सत्याग्रह किया गया था, ठीक है। किसके द्वारा किया गया था, महात्मा गांधी के द्वारा। कब किया गया था, 1917 में। भारत का प्रथम सत्याग्रह कौन था, चंपारण सत्याग्रह। अगर आपसे पूछा जाए कि प्रथम सत्याग्रह महात्मा गांधी के द्वारा कहाँ किया गया था, अगर प्रथम सत्याग्रह कहाँ किया गया था, ऑप्शन दक्षिण अफ्रीका रहे तो आंसर दक्षिण अफ्रीका हो जाएगा, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका में ही महात्मा गांधी के द्वारा प्रथम बार सत्याग्रह किया गया था, ठीक है। कब किया गया था, 1906-7 शायद 7 में किया गया था, ठीक है। प्रथम सत्याग्रह 1907-8 में किया गया था। शायद मिस माइंड हो रहा है, लेकिन 7 में ही किया गया था, 1907 में किया गया था दक्षिण अफ्रीका में, ठीक है। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका कब गए थे, तो महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका गए थे 1893 में। कब गए थे, 1893 में। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस कब आए थे, तो महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस आए थे भारत 9 जनवरी 1915 को। कब आए थे, 9 जनवरी 1915 को। उन्हीं के याद में 9 जनवरी को, प्रत्येक 9 जनवरी को प्रवासी दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस, प्रवासी दिवस मनाया जाता है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि गांव में आयोजित होने वाला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था। तो गांव में होने वाला प्रथम अधिवेशन जो है 1937 में हुआ था। कब हुआ था, 1937 में। कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था फैजपुर नामक गांव में। कहाँ हुआ था, फैजपुर नामक गांव में हुआ था, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि ये फैजपुर है कहाँ, तो फैजपुर महाराष्ट्र में है। कहाँ है, महाराष्ट्र में है। तो आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि प्रथम गांव में अधिवेशन, कांग्रेस का प्रथम गांव में अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो फैजपुर में हुआ था। कहाँ हुआ था, फैजपुर में हुआ था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था, अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था, तो अध्यक्षता किया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसकी अध्यक्षता किया गया था, ठीक है। त्रिपुरी कांड भी बहुत चर्चा में रहता है, क्योंकि मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि कांग्रेस से संबंधित त्रिपुरी कांड भी बहुत चर्चा में बहुत प्रसिद्ध है। क्यों प्रसिद्ध है, क्योंकि त्रिपुरी पहला नंबर तो ये आप जान लो त्रिपुरी हुआ कब था, त्रिपुरी अधिवेशन इतना फेमस है तो वो हुआ कब था, तो त्रिपुरी अधिवेशन हुआ था सन 1939 में। कब हुआ था त्रिपुरी अधिवेशन, कांग्रेस का त्रिपुरी अधिवेशन, ठीक है। ये कब हुआ था, तो ये हुआ था 1939 में। कब हुआ था, 1939 में। हरिपुरा अधिवेशन भी बहुत प्रसिद्ध है, हरिपुरा अधिवेशन। ये कब हुआ था, तो ये हुआ था 1938 में। कब हुआ था, 1938 में। और इन दोनों अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था, अध्यक्षता किया गया था सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था, ठीक है। अगर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की बात की जाए तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 28 दिसंबर 1885 को। कब हुई थी, 28 दिसंबर 1885 को। किसके द्वारा स्थापना की गई थी, तो एओ ह्यूम के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा, एओ ह्यूम के द्वारा की गई थी। प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी, तो प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी डब्ल्यू.सी. बनर्जी के द्वारा। किसके द्वारा की गई थी, डब्ल्यू.सी. बनर्जी के द्वारा की गई थी, ठीक है। जो प्रथम बंगाली अध्यक्ष थे, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम बंगाली अध्यक्ष कौन थे, तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी। इन्हीं के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, बदरुद्दीन तैयब जी। प्रथम पारसी अध्यक्ष कौन थे, तो प्रथम पारसी अध्यक्ष हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। कौन हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी। प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, तो जॉर्ज यूल। कौन थे, जॉर्ज यूल थे, ठीक है। अगर वहीं आपसे पूछ लिया जाए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो एनी बेसेंट थी। कब अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, तो 1917 में की थी, ठीक है। प्रथम भारतीय महिला कौन थी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, तो वो थी सरोजिनी नायडू। कौन थी, सरोजिनी नायडू थी, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सुभाष चंद्र बोस को देश नायक की उपाधि किसके द्वारा दिया गया था, तो सुभाष चंद्र बोस को देश नायक की उपाधि दिया गया था रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया था, रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। इन्हीं को देशभक्तों का देशभक्त, क्या, देशभक्तों का देशभक्तों का देशभक्त की उपाधि किसके द्वारा दिया गया था, देशभक्तों का देशभक्त की उपाधि दिया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया था, महात्मा गांधी के द्वारा सुभाष चंद्र बोस को देशभक्तों का देशभक्त की उपाधि दी गई थी, ठीक है। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, तो फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना आपसे पूछा जाएगा, फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना किसके द्वारा किया गया था, फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना किया गया था सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। कब किया गया था, सन 1939 में। कब किया गया था, सन 1939 में किया गया था, ठीक है। इसके द्वारा, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा।
महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसके द्वारा दिया गया था? तो महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि दिया गया था रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। कब दिया गया था? चंपारण सत्याग्रह के दौरान। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? जस्ट बताइए 1917 में। ठीक है, एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरु की उपाधि किसके द्वारा दिया गया था? तो महात्मा गांधी के द्वारा रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरु की उपाधि दिया गया था। ठीक है, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि महामाया की उपाधि मदन मोहन मालवीय को किसके द्वारा दिया गया था? तो मदन मोहन मालवीय को महामाया की उपाधि दिया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया था? महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। ठीक है, तो क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं डिस्कस करने के लिए, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे बाकी क्वेश्चन। ठीक है, अगर आप लोग का डिमांड है तो मैं करंट अफेयर का सीरीज फिर से स्टार्ट कर दूंगी, क्योंकि एग्जाम आने ही वाले हैं। तो करंट अफेयर तो मोस्ट है हर एग्जाम के लिए। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि आप लोगों को करंट अफेयर की आवश्यकता है, तो मैं स्टार्ट करूंगी सीरीज। ठीक है, और बाकी क्वेश्चन देखेंगे कल वाली वीडियो में। थैंक यू सो मच।